हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत छोटे से छोटे टॉपिक को, बहुत छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत डीपली पढ़ेंगे, मतलब गहराई से पढ़ेंगे, ताकि हमें आगे चल करके कोई समस्या ना हो, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट केवल हमारे 10th क्लास तक ही नहीं है। ठीक है, 10th क्लास में बहुत छोटे फॉर्म में है। अगर हम फर्दर स्टडीज करते हैं या 11th में आगे इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हमें मैथ का कोई टॉपिक मिले या ना मिले, लेकिन हमें भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, इसके इन्वेंशंस कैसे हुए और इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो अगर हम वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, का अगर इन्फेसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री 3 लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पहला ट्राई जिसका अर्थ है 3, दूसरा गोनो जिसका अर्थ है साइड्स, और तीसरा मेट्री जिसका अर्थ है मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 साइड्स का मेजरमेंट हम लोग कहाँ पढ़ते थे? 3 साइड्स के बारे में ट्रायंगल में पढ़ते थे। तो ये तो पता चल गया कि हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम ट्रायंगल में क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो the study of relations between angles and sides of a triangle। ठीक है, किसी भी जनरल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशन को पढ़ाता है ट्रिग्नोमेट्री, बताता है ट्रिग्नोमेट्री, या यूँ कहें दर्शाता है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मैथमेटिक्स का वह ब्रांच, ठीक है, जिसमें हम एंगल्स और की साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशंस को पढ़ते हैं, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसके इन्वेंटर का नाम हिपार्कस था। ठीक है, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े जियोग्राफर थे और बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसका यूज कहाँ होता है। इसका बृहद रूप में, मतलब कि डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोग बोल दें या कह सकते हैं कि बड़े बड़े माउंटेन, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ओशियन में आने वाले टाइड्स के हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करना है, लेकिन बात अगर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की है तो हमें इसमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करना है, पहली चीज़। और जहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में फोकस करें वहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इस टॉपिक का बेस है। ठीक है, बिना इसके इस टॉपिक में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कि किसी भी पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी दिए हुए राइट एंगल ट्रायंगल में किसी पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और दोनों के एक एंगल को मैंने थीटा को रिप्रेजेंट किया है, दूसरे एंगल को मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसमें एक स्लैंट हाइट वाला दोनों में कॉमन होता है जो कि हाइपोटेन्यूस होता है। ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है जो कि कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, या इसको बोल दे सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ, ठीक है, 90 डिग्री। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री क्या है मेरा, यही मेरा है हाइपोटेन्यूस। ठीक है,
अब हमें हाइपोटेन्यूज हमको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज ये है, या तो हम बेस पता कर लें या तो हम परपेंडिकुलर पता कर लें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा परपेंडिकुलर के बारे में जानते हैं। तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर और बेस पता करना होता है, उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको परपेंडिकुलर और बेस पता करना है, उस एंगल के अपोजिट वाले साइड में, ठीक है, जो साइड उसके अपोजिट है उस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख दिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। इसके लिए इसमें तो हम थीटा देख रहे हैं ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं, थीटा देख रहे हैं। तो जो मतलब मेरा जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको देखना है, उसके अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और अब तो हमको दो पता चल गया, किसी भी ट्रायंगल में हमको तीन साइड होते हैं, दो तो हमको पता चल गया, बच गया बेस और बच गया बीसी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एंगल के साथ एडजेसेंट साइड है भाई, एंगल के साथ क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ना, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। थीटा से एडजेसेंट साइड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, फिर दूसरे ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ कहानी हम लोग बदल देते हैं, अगर हम लोग यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, अगर यहाँ हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में देखते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, क्यू आर होगा। क्यों क्यू आर होगा भाई, यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको पढ़ना है, उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलना है। हमको यहाँ किसके रिस्पेक्ट में देखना है, फाई के रिस्पेक्ट में देखना है, और इसका अपोजिट साइड क्या हुआ भाई, क्यू आर हुआ है कि नहीं, क्यू आर, यही मेरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमको पता है, परपेंडिकुलर हमको पता चल गया, और बच गया एक साइड पी क्यू। पी क्यू क्या है भाई, इस एंगल से एडजेसेंट साइड है, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड है, इसलिए हम इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। एक बार हम और रिपीट करते हैं कि किसी पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हमको परपेंडिकुलर और बेस का पता करना है, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जिस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको पता करना है, उस थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड बच जाए उसके एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और आप सबको बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल दे रहे हैं आपको। पहला ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, दूसरा हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी। इस एंगल का हमको अल्फा, इस एंगल का और इस एंगल का हमको बीटा देते हैं ना। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें बेस पता करना है कि बेस क्या है, और इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए और बनाइए, अपने से बनाइए। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड्स को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो दोनों में तो मेरा वही हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में हमको क्या बोल रहा है भाई, बेस निकालने के लिए। तो हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना इजी है, हम यहाँ तीनों काम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो हमें बेस कैसे निकालते हैं,
अब एंगल के एडजेसेंट साइड को, ठीक है, ई वाला एडजेसेंट साइड है। कहाँ है एडजेसेंट साइड है भाई? क्योंकि एंगल जो है एक मेरा हाइपोटेन्यूज है और दूसरे इस एंगल के साथ, इस लाइन के साथ मेरा एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो हम लोग अपने तरीके से जो पढ़े हैं, इसके अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फिर बच गया मेरा एडजेसेंट साइड, यही ना, ठीक है, मेरा एडजेसेंट साइड यही बच गया, ठीक है। तो इसमें साइड YZ जो है मेरा बेस है और परपेंडिकुलर क्या है? XY मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस चीज़ में बहुतों को कन्फ्यूजन होती है, इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लें, समझ लें, ठीक है। नोट्स आपको PDF के लिंक में दी हुई है, इसको बार बार समझें। इस चीज़ का और पाइथागोरस थ्योरम का आगे जितने भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर पता करना है, वो भी किस एंगल के रिस्पेक्ट में भाई? बीटा के रिस्पेक्ट में पता करना है, ठीक है। अब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़े हैं कि हमको पता करना रहता है, उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं भाई। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो जब बोलते हैं तो साइड BC क्या हो जाएगा? साइड BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो साइड है AB, या जो साइड बच गया AB, वो मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो साइड AB, ठीक है, साइड AB हमारा बेस हो जाएगा। इस चीज़ को समझ में आ गया? अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि जिस पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा हो, उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री वाले के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो एंगल के एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं ABC। ये मेरा हो गया 90 डिग्री और इसको हमने ले लिया थीटा। तो हम लोग तो बचपने से तेज हैं, उसमें भी बिहारी, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आता था? H² = P² + B², ठीक है। ये मेरा पहला रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट इसी से निकालते हैं, P² = H² - B², ठीक है। ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट क्या होगा? B² = H² - P², ठीक है। अब इसको हमको नहीं लगता है कि समझाने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर भी हम एक बार बोल देते हैं। यह हुआ मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर, ये हुआ मेरा बेस। क्यों? क्योंकि हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखे हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। पता चल गया? अब जब हमको एक रिलेशन पता चल गया तो हमें दूसरा पता चल जाएगा कि अगर हमको परपेंडिकुलर लेना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर बेस के स्क्वायर को हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर बेस पता करना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इस साइड के स्क्वायर में से इस साइड का स्क्वायर अगर घटाएं तो हमें बेस पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें क्या पढ़ना रहता है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज का पता लगाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम यहाँ एंगल थीटा के लिए, यह मेरा परपेंडिकुलर हुआ, यह मेरा बेस हुआ और मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक है। अगर हम इस साइड से इस साइड्स का रेशियो निकालते हैं तो हम दो रेशियो निकालेंगे।
एक परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज निकलेगा। दूसरा परपेंडिकुलर बटे का बेस निकलेगा। तीसरा अगर हम इस साइड से देखें, ठीक है, इस बेस से देखें तो दो निकलेंगे। पहला बेस बटे का हाइपोटेन्यूज निकलेगा और चौथा इस बेस के साथ मेरा ई निकलेगा परपेंडिकुलर का, तो बेस बटे का परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम हाइपोटेन्यूज के साथ देखते हैं, तो हाइपोटेन्यूज के साथ एक बार मेरा परपेंडिकुलर निकलेगा और एक बार मेरा बेस निकलेगा, ठीक है। यही 6 बनेंगे, इससे ज़्यादा बनने वाले तो हैं नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, तो इसको P/H भी लिखते हैं, इसको P/B भी लिखते हैं, इसको B/H भी लिखते हैं, इसको B/P भी लिखते हैं, इसको H/P भी लिखते हैं और इसको H/B भी लिखते हैं, ठीक है। अब इतने लंबे लंबे नामों को याद रखने से अच्छा है, ठीक है, कि हमारे जो मैथमेटिशियंस थे या हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके एक यूनिवर्सल नाम को दे दिया, ठीक है। जैसे अब उन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यूनिवर्सल नेम को हम यहाँ लिखते हैं और उनके शॉर्ट फॉर्म को भी लिखते हैं, ठीक है। पहला साइन ऑफ एंगल, ठीक है, अभी हम लोग इतना ही समझते हैं। फिर होता है कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। फिर होता है टेंजेंट ऑफ एंगल, फिर हम लोग लिखते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल, फिर हम लोग लिखते हैं सेकेंट ऑफ एंगल, फिर लिखते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है। अब इनके सभी शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टैन, इसको बोलते हैं कॉसेक, ठीक है। कोसेकेंट मतलब कॉसेक, सेकेंड को बोलते हैं सेक, इसी को हम लोग बढ़िया से लिखें, इसको बोलते हैं सेक, इसको बोलते हैं कॉट, ठीक है। अब मैंने एंगल के बगल वाले स्थान को खाली क्यों छोड़ा है, अब इस चीज़ को मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे तो हम एंगल थीटा अगर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को बस मैं समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ एंगल थीटा है या जो भी गिवन एंगल है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल थीटा ना रह के एंगल फाई रहता तो हम लोग फाई लिखते हैं, एंगल बीटा रहता तो बीटा लिखते हैं, एंगल 30 रहता हम लोग 30 लिखते हैं, ठीक है। जो भी रहता है हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें भी साइन थीटा, थीटा, इसका भी थीटा, थीटा, टैन थीटा, 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 ठीक है। हम इसको बस बोल देंगे साइन थीटा, या जो भी यहाँ पे जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा रहता है उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा इसको टैन बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कॉस बोलते हैं। जब हमको ये तीनों पता चल गए, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम एक चीज़ और बताते हैं, इसको हम लोग कॉट बोलते हैं, इसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं, ठीक है, या CSC बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, सेक थीटा, ठीक है। अब इन तीनों को मैं रहने देता हूं और इन तीनों को मैं इरेज करता हूं और एक कंसेप्ट देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इन तीनों को मैं इरेज करूंगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स के PDF डाले हुए हैं, आप लोग वहाँ से या तो उसका प्रिंट करा लें या आप खुद से नोट बना लें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखें कि अगर हम इसके साथ, तो मेरा एक और बनता था H/P बनता था, ठीक है, एक और बनता था इसके B/P, और इसका एक और बनेगा H/P। इसको हम लोग लिखते थे हाइपोटेन्यूज बटे का परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लिखते थे बेस बटे का परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लिखे थे हाइपोटेन्यूज बटे का हाइपोटेन्यूज बटे का बेस, ठीक है। अब अगर कहीं हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि यह जो टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते थे, कोसेक लिखते थे कि नहीं, कोसेक थीटा लिखते थे, इसको हम लोग कॉट थीटा लिखते थे, और इसको हम लोग सेक थीटा लिखते थे। अब ये जो हमारा कोसेक थीटा है कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल है ना साइन थीटा का, है, या साइन थीटा रेसिप्रोकल है किसका, इसका। इसी से अगर 1/sin थीटा हम लोग लिख दें तो हम लोग कोसेक थीटा का वैल्यू पा सकते हैं। अगर हम लोग 1/tan थीटा लिख दें तो हम लोग कॉट थीटा पा सकते हैं। अगर हम लोग 1/cos थीटा लिख दें तो हम लोग सेक थीटा पा सकते हैं। सेम रिजल्ट अगर हम लोग 1/cosec थीटा लिखे तो साइन थीटा पा सकते हैं, अगर 1/cot थीटा लिखे तो tan थीटा पा सकते हैं, अगर 1/sec थीटा लिखे तो हम लोग cos थीटा पा सकते हैं। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, यहाँ से दो रिजल्ट हम और आते हैं, ठीक है। इस tan को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा देखिए। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं भाई, परपेंडिकुलर बटे का बेस, ठीक है, और साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज, डिवाइड कर देते हैं किससे, कॉस थीटा से, किससे, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, बेस बटे का हाइपोटेन्यूज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हुए हैं कि हम लोग जब डिवाइड देते हैं तो पलटी खा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से तो एच कट गया, रिजल्ट में बच क्या गया भाई, P/B बच गया, ठीक है। तो हम लोग इस tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सॉरी इस tan थीटा को 1/ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम cot थीटा की बात करते हैं, ठीक है। अब हम cot थीटा की बात करते हैं। तो cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा भी लिखते हैं, cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा भी लिखते हैं। और जब हम लोग cot थीटा को 1/tan का रेसिप्रोकल होता है tan cot थीटा, तो हम लोग इस वाले रिजल्ट को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम लोग अगर सिंपल लिख दें cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, अगर हम लोग सिंपल लिख दें cos थीटा बाई साइन थीटा, इस रिजल्ट को फुलफिल करेगा। क्यों, क्योंकि cot थीटा यहाँ जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है वो cot थीटा के इक्वल है, तो tan थीटा का वैल्यू जो है हमारे साइन थीटा बाई cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं B/P, ठीक है। अब cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, B/H, और इसको क्या लिखते हैं, P/H। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग रिजल्ट आ जाता है सामने B/P, ठीक है, फुलफिल कर रहा है कंडीशंस को, ठीक है। तो हम लोग cot थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पहला तो हम लोग पहले हमारे 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, tan, cos, cosec, cot, sec। साइन मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रेंगल में
किसी एंगल के रिस्पेक्ट में जो हम रेशियो निकालेंगे उसमें P/H हमारा हमेशा साइन का रोल निभाएगा, ठीक है। tan थीटा P/B होता है, cos थीटा B/H होता है और cosec थीटा H/P मतलब हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है। cot थीटा हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। sec थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है और दोनों सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। sin थीटा cos थीटा का होता है, cos थीटा sec थीटा का होता है और tan थीटा cot थीटा का होता है, ठीक है। यहाँ से दो रिजल्ट हमने और देखा कि tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं और cot थीटा को हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा भी लिख सकते हैं। मैंने सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तथा अभी तक जितना इस चैप्टर में हमको आवश्यकता है, अभी जितना हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से हम इसके रिजल्ट्स भी बना लिए हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसका यूज थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा हो गया ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरा ये, ठीक है। अब इन दोनों के मेजरमेंट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ पेपर पे या प्रॉपर स्केल से बनाते हैं तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। यहाँ बोर्ड पे करने पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ठीक है। इसको हम लोग A, इसको B, इसको C एंगल थीटा, ठीक है। ये P, ये Q और ये R है, ठीक है। अगर हम दोनों में 30 डिग्री के एंगल पे देखें, ठीक है, ठीक है, हम इस फिगर को इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग समझ पाएँ कि इसका यूज क्यों है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पढ़ाई के मदद से हम लोग कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये अगर हम लोग का 10 सेंटीमीटर है, ये अगर हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये अगर हमारा 30 सेंटीमीटर है, ये हमारा अगर 15 सेंटीमीटर होता है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर होता है और ये अगर हमारा 40 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में आप कोई सा भी रेशियो निकालिए, किसी का भी रेशियो निकालिए। अगर मान लीजिए इस दोनों ट्रायंगल में एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो जब साइन थीटा का हम लोग रेशियो निकालते हैं तो क्या पाते हैं, इसके लिए तो P ये हो गया, तो AB बटे का AC, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग लिख देंगे 15 बटे का 20, ठीक है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अगर हम लोग 5 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, हम लोग का रेशियो क्या आया भाई 3/4, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल में भी साइन के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो साइन यहाँ 30 डिग्री होगा, यहाँ 30 डिग्री का अगर हम लोग लेके चलते हैं 30 डिग्री के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या पाते हैं, इसमें परपेंडिकुलर, इसमें मेरा हाइपोटेन्यूज 40 हुआ, इसको हम लोग 5 के टेबल से पहले कट करते हैं, तो 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, फिर 2 के टेबल से करते हैं तो 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, इसका भी हमारा आया 3/4, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी का भी निकालिए, आप tan का निकालिए, cot का निकालिए, दोनों का रेशियो सेम आएगा। किस 6 होते हैं ना, आप 6 में दोनों एंगल में आप 6 का 6 निकालिए, सबके हमारे रेशियो जो होंगे सेम आएंगे। अगर हम यहाँ tan का निकालते हैं, ठीक है, तो tan बराबर हम लोग पढ़ते थे परपेंडिकुलर बटे का बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 है और बेस हमारा 10 है। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3/2 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग tan का देखते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा 30 है और बेस हमारा 20 है। अगर हम 5 से करते हैं तो 6 टाइम
इसको करते हैं तो 4 टाइम, इसको फिर हम करते हैं 2 से तो 3 टाइम, इसको करते हैं 2 टाइम। कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि अगर एंगल हमारा सेम है, ठीक है, सेम एंगल पे बना हो, चाहे कितना भी बड़ा हमारा ट्रायंगल क्यों ना बना हो, हमारे जो रेशियोज के रिजल्ट होंगे सेम होंगे, सेम रिजल्ट होंगे। तो इस चैप्टर, इस पॉइंट को बताने के पीछे का रीज़न था कि बड़े बड़े, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम सन, डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लैनेट, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़े हैं, ठीक है, बिल्डिंग बहुत ऊंची है, ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग से आप कुछ दूरी पे खड़े हैं, बिल्डिंग का हाइट है और कहीं ना कहीं आपके आंख पे आ रहा है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपके आई से बिल्डिंग के हाइट तक का, ठीक है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है और आप उस बिल्डिंग के हाइट को इजिली एक छोटे से ट्रायंगल के बेस पे उतना ही एंगल पे आप लोग उसका मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके हाइट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है, कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है भाई, एक एब्रिविएशन है, ना कि साइन मल्टीप्लाई थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है, एक एब्रिविएशन है जिससे हम लोग बताते हैं कि साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, किसी एंगल थीटा का साइन हमको निकालना है या निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा रहे साइन थीटा का होल स्क्वायर तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा, अगर दिया रहे कहीं साइन ए प्लस बी तो इसका मतलब ए नहीं है कि साइन ए प्लस साइन बी, इसी चीज़ को मैंने ऊपर समझाया है, यह ए प्लस बी पूरे थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ना कि इस फॉर्म को, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है, ठीक है, कि कहीं कहीं वैल्यू पूछ देता है कि कॉस या साइन का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है, कहीं कहीं पूछ देता है ट्रू फॉल्स में कि साइन का वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, तो हम साइन किसी थीटा के लिए क्या लिखते हैं, p/h, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक है। अब बड़े वाले साइड में, ठीक है, जो हमारा इसमें न्यूमिनेटर है वो तो मेरा छोटा वाला साइड है और यहाँ डिनोमिनेटर मेरा लंबा वाला साइड है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इन दोनों के साइड के सम के स्क्वायर के बराबर इस अकेले इसका इस साइड का ये होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएं, या हम लोग जूनियर क्लासेज में पढ़े हुए हैं कि न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर जब बड़ा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है, ठीक है, हमेशा इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा, ठीक है, और 1 के बराबर आएगा। कहीं दे दे कि 1/1 अगर दे दे तो उस केस में वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सेम कंडीशन अप्लाई होता है हमारा cos थीटा के लिए भी, ठीक है। इस कंडीशन में भी आप देखते हैं क्या है कि यहाँ बेस जो है वो मेरा न्यूमिनेटर है और हाइपोटेन्यूज जो है मेरा डिनोमिनेटर है। यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और बेस जो है छोटा है। जो कंडीशन साइन के लिए बनता है सो कंडीशन यहाँ उसके वैल्यू मतलब उसका वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे कि साइन और कॉस किसी भी थीटा के लिए दोनों का वैल्यू, ठीक है, हमेशा 1 से छोटा रहता है, ठीक है। ये सब बातें हैं, इनको याद रखनी है, ये सब नोट्स में लिखे हुए हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर्स में, इसको बताना इसीलिए ज़रूरी था, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन tan a इक्वल टू 3/4, tan a इक्वल टू 4/3,
दिया क्या हुआ है 10a/4/3। तो हमें ऑल टी रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। हमें क्या करने हैं, सारे टी रेशियोज निकालने हैं। तो कैसे पता चलेगा, एक सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए मान लीजिए ए बी सी, ए हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज है, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे, ठीक है, कभी भी हमारा दो टर्म दिया रहेगा, क्वेश्चन जो भी दे उसमें हमारा दो टर्म दिया रहेगा, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरे टर्म का पता कर लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो tan a का वैल्यू दिए हुआ है 4/3। तो tan बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में p/p पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, ठीक है। तो tan a इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है, ये वाला साइड, इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताए थे कि h² = p² + b² बताए थे, ठीक है कि नहीं बताए थे। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम पता करते हैं, ठीक है, कि AC² = AB² प्लस का BC²। तो दिए हुआ है 4, ठीक है। और हाँ, जब हमारा वैल्यू रेशियो में दिया रहे तो हम उसके साथ या तो k लगाते हैं या x लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे k लगाएंगे क्योंकि आपके बुक में भी k लगाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, इसको अगर करते हैं तो 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो 25k का स्क्वायर होता है। AC² ये हुआ, ठीक। यहाँ AC² आ गया 25k²। अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर हटाते हैं, अगर इस साइड से हम स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो 25k का स्क्वायर लगेगा। फिर अगर हम इसको रूट हटाना चाहें तो यह 5 हो जाएगा और 1k हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब बेसिक बातें हैं जो आप जानते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमको मिल गया 5k। अब कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं। हमको tan का पता चल गया, ठीक है, हमको h पता चल गया। अब पहले हम क्या करें कि 3 पता कर लेते हैं, ठीक है। tan का मेरा दिया हुआ है कि भाई 4/3 है, tan a का वैल्यू मेरा दिए हुआ है कि 4/3 है। अब हम लोग साइन लिखते हैं, साइन a का वैल्यू अगर हम लोग क्या हो जाएगा भाई 4/5 हो जाएगा। कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू हो जाएगा b/h 3/5। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको पलट देंगे, वहाँ उस वाले चीज़ पे थोड़ा दिमाग ले जाइए पीछे, जहाँ हम बताए थे कि सब एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर हम tan को कॉट b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो कॉट a हमारा क्या हो जाएगा, क्या हम लोग लिखते थे 1/tan a लिखते थे इक्वल टू कॉट a। तो हम लोग लिख देंगे ना, या 4/3 है तो 3/4 लिख देंगे, ठीक है। साइन का हम लोग को पता था क्या लिखते थे कि 1/sin a इक्वल टू हम लोग लिखते थे कोसेक a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि कोसेक a इक्वल टू 5/4। हम लोग लिखते थे कि 1/cos a इक्वल टू sec a, ठीक है। हम लोग यहाँ ऐसे लिख देंगे sec a इक्वल टू 5/3। आप ऐसे नॉर्मल भी आप पता कर सकते थे, लेकिन इस बात को बताने के पीछे रीजन है, आगे हमको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक फिगर दिए हुआ है। उस फिगर में, ठीक है, P हमारा है
क्यू है हमारा और आर है, ठीक है। एक फिगर दिया हुआ है जिसका उस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमारा पी आर जो है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, कि इन फिगर 8.13, ठीक है, फाइंड tan p माइनस कॉट r, ठीक है। अब बात समझ में आएगी उस वाले कॉन्सेप्ट पे जो हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने से पहले बताए थे कि किसी पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइट है, सॉरी हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से इस क्यू आर के वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम कहीं भी जाएं भाई, इस पूरे टॉपिक में पाइथागोरस थ्योरम पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बिना पाइथागोरस थ्योरम के हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पहला रिजल्ट तो मैंने ये लिखवाया था। दूसरा रिजल्ट हमने लिखवाया था पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और एक रिजल्ट लिखवाया था बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इन दोनों रिजल्ट्स की आवश्यकता नहीं है, हम इस दोनों रिजल्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज पता है, ए वाला पता है। अब अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें बस बेस निकालना है कि नहीं निकालना है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं कि यहाँ पे दोनों एंगल दिए हुआ है, ठीक है, तो यहाँ कहानी बिगड़ सकती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे इसका पता है कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहाँ पता है पी क्यू का वैल्यू पता है, सॉरी यहाँ इसका 13 है, इसका 12 का स्क्वायर है, इसको 13 लिखते हैं, ठीक है। इसका 12 का स्क्वायर है। ये हमारा भाई साहब कुछ है ही नहीं, हम इसको क्यू आर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 69 हो जाएगा। ये हमारा 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, ठीक है। अब क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 25। अब क्यू आर हमारा हो जाएगा √25। अब क्यू आर हमारा हो जाएगा 5। कोई डाउट? यही ना होगा। 13 का स्क्वायर 169, 144, इसको माइनस करोगे तो 25, 5, ठीक है। ये एक मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर दे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। उसको हम लोग नहीं ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब हमको पूछा है क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड tan p माइनस कॉट r, ठीक है। पहले हम tan p पता करेंगे। तो tan p कहाँ है? यहाँ है। तो tan का वैल्यू क्या होता था? p/b, ठीक है। अगर हम लोग p लगा दें, p एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो हम क्या बोलते थे? जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछे उस एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये तो मेरा फिक्स था ना कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो उस एंगल के अपोजिट वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता था, ठीक है। और बच गया सो बेस है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चल गया? यहाँ से हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि परपेंडिकुलर मेरा 5 है और बेस मेरा 12 है, ठीक है। अब कह रहा है कॉट r, तो कॉट का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे b/p, लेकिन किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? यहाँ कहानी चेंज है भैया। सब हम लोग जो पढ़े हैं बस उसी को अप्लाई करते जाना है, मेहनत नहीं करना है, क्वेश्चन उड़ाते जाना है, ठीक है। हमको आर के रिस्पेक्ट में पूछा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है भाई? आर के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो आर के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही हो गया।
आर के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो परपेंडिकुलर तो सामने वाला होगा ना, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है इसका 12 है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई। अब पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस का cot r। अगर हम लोग 5/12 माइनस 5/12 करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो कि थोड़े हैं लेवल के क्वेश्चन है, जितने पढ़े हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग एक इक्वेशन दे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ से PQ का वैल्यू निकाल लेते हैं। PQ का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग OQ का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, OQ का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम लोग OQ का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + PQ। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग याद कर लें। ठीक है, याद क्या कर लें, इसको 1 ले लें, 1 इसको कुछ नहीं लें, छोड़ दें। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं भाई साहब हम। ठीक है, अब हम पाइथागोरस से पढ़ते हैं कि OQ² इक्वल टू PQ² प्लस OP का स्क्वायर, ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब OQ का स्क्वायर का कितना वैल्यू है, यहाँ हम लोग निकाले हैं OQ का वैल्यू। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखें या इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। PQ का भाई PQ लिखेंगे, इसका वैल्यू 7 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। इसको अगर हम लोग निकालें तो PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू का PQ का स्क्वायर प्लस का 49। कोई दिक्कत अभी तक में। ठीक है, ये PQ कर सकता है। अब इस साइड बच गया 1 + 2PQ, इधर बच गया 49। अगर हम लोग इसको फिर से सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2PQ इक्वल टू का 48। ठीक है, अब यहाँ से PQ का वैल्यू जो आएगा भाई 24 आएगा। PQ का वैल्यू क्या आया, 24 आया। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ कहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PQ इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, तो दिए हुआ है OQ इक्वल टू 1 + PQ, तो 1 + PQ का वैल्यू कितना है भाई साहब, तो 24 × 25 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 24 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब क्या पूछ रहा है कि फाइंड cos Q और sin Q का वैल्यू बताना है। तो हमें cos Q पता करना है, तो cos का क्या हम लोग लिखते थे भाई, B/H लिखते थे। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, Q के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, Q के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, इसके अपोजिट वाले साइड को देखें तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, तो बचा कौन, बेस, और ये हुआ मेरा हाइट। ठीक है, ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ से क्या लिख देंगे, अगर बेस है तो 24/25। ठीक है, अगर हम साइन Q का वैल्यू निकालेंगे तो P मेरा ये है और ये है। ठीक है, तो P/H निकालना है तो हम लिख देंगे 7/25। यही मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, आशा है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज के करेंगे और आगे के एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे।